Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to the paid classes of ATA 24/7. कितने सारे डाउट्स हैं, क्लास शुरू हुई नहीं है उससे पहले डाउट। तो दुर्गा क्या पूछ रही है, मैम आप क्या 24 के बाद भी क्लास लेंगी साइंस की? और क्या मैडम छोड़ देंगी पढ़ना पढ़ाना? लग तो रही है क्योंकि 24 के बाद क्लास शो नहीं हो रही है। नहीं परवेज, क्लास शो होगी। इसके बाद ये जो बैच है ये आपका टीआरई बीपीएससी टीआरई जो शिक्षक भर्ती है ना, शिक्षक भर्ती वाले के लिए ये कम्प्लीटली फिर डेडिकेटेड हो जाएगा आपको शिक्षक भर्ती के लिए। और वहां पे आप लोगों की क्लासेस बिल्कुल शुरू से नए सिरे से चलेंगी। ठीक है, तो क्लासेस आप लोगों की होंगी, मंडे से ही क्लासेस होंगी, क्योंकि वापस से ये जो शिक्षक भर्ती है ना उसके हिसाब से बिल्कुल नए पैटर्न पे चलेगी। और पूछो जल्दी से क्या डाउट है, नहीं तो फिर हम क्लास चालू करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग को कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन करने हैं। कल पेपर है, एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है तो हम चारों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो कम से कम 200-300 क्वेश्चन होंगे हमारे। ठीक है, हाँ अंकित, शुरू से होगी क्लास। शुरू से हम बिल्कुल बायो फिजिक्स केमिस्ट्री करते हुए, बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका जो बचा है बस वही होगा। बायो और फिजिक्स बिल्कुल शुरू से होगी। बायो और फिजिक्स बिल्कुल नए तरीके से प्रॉपर आप लोगों का जो टाइम है, टाइम मोहम्मद जबर जहां तक है वही 11 बजे का ही होगा। टाइम वही आप लोगों को 11 बजे का होगा। एक बार मैं स्टूडियो पहुंच जाऊं, कल मेरा पूरा दिन स्टूडियो में ही रहेगा वहीं पे ही, और वहां फिर आप लोग को डिसाइड करके मंडे नहीं तो ट्यूसडे से आप लोग की क्लास टीआरई वाली शुरू हो जाएगी। ठीक है, और पूछिए क्या डाउट है। बस चलो, पेपर है अब रिवाइज कर लेते हैं। टीआरई वाले भी इसको रिवाइज कर लो, अभी तक तो तुम्हारे फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, हालांकि पेपर का कुछ पता नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग आरती। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मैं फिलहाल के लिए चैट ऑफ कर रही हूँ, जो भी डाउट होगा लास्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो आप लोगों का आज का पहला सवाल क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे शरीर में पैथोजेंस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती हैं। पैथोजन क्या होते हैं, यानी कि जो भी आपको बीमारी करने वाले तत्व होते हैं उनके विपरीत कार्य करने के लिए कुछ प्रतिपिंड बनते हैं। वही प्रतिपिंड आपसे पूछे जा रहे हैं कि वो प्रतिपिंड कहाँ पे बनते हैं। जल्दी से आप लोगों को बताना है। देखिए आज मैं डिस्कस करती हुई चल रही हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, तो आप लोग बस सुनते जाइए, आप लोग सुनते जाइए, आंसर्स मैं बताती हुई चलूंगी ताकि कल के लिए रिवीजन हो जाए। ये कंप्लीट रिवीजन क्लास है, तो कल के लिए हम बस रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है पैथोजन। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पैथोजन होता क्या है, तो देखो पैथोजन कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। एक कंप्लीट जीवाणु को कभी भी पैथोजन नहीं कहा जाता। अगर कोई आपसे पूछे कि ये रोगजनक क्या होते हैं या पैथोजन क्या होते हैं, तो ये एक छोटा सा कण होता है, ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी भी जीवाणु, विषाणु, कवक, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किसी के भी अंदर मौजूद होता है। मान लो अगर ये आपका बैक्टीरिया है, ये आपका बैक्टीरिया है, ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया कभी भी आपके अंदर बीमारी नहीं करेगा। इस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद कोई भी एक छोटा सा हिस्सा, इस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद कोई भी एक छोटा सा हिस्सा जो है वो आपको बीमारी करता है, वो आपके अंदर बीमारी पैदा करता है। ठीक है, वो आपके अंदर बीमारी पैदा करता है। और ये बैक्टीरिया जिसके सहारे हमारे अंदर घुसता है, चाहे हवा के थ्रू हमारे अंदर जाए, चाहे पानी के थ्रू जाए, चाहे खाने के थ्रू जाए, उसे कहा जाता है वेक्टर, है ना। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वेक्टर। ये वेक्टर हवा भी हो सकती है, ये वेक्टर पानी भी हो सकता है, ये वेक्टर आपका खाना भी हो सकता है, ये वेक्टर कोई मक्खी यानी कि फ्लाई भी हो सकती है, ये वेक्टर कोई मॉस्किटो हो सकता है, या ये वेक्टर कोई भी और जानवर हो सकता है। तो जो भी इन बैक्टीरिया वायरस को हमारे तक लेके आता है, जो भी इन बैक्टीरिया वायरस को हमारे तक लेके आता है उन्हें कहा जाता है वेक्टर। ये कुछ भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। और फिर जो हमारे अंदर बीमारी करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, पैथोजन। और इन पैथोजन से लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या बनती है, हमारे शरीर में बनती है एंटीबॉडीज। एक बात का ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडीज कभी भी कृत्रिम तरीके से यानी कि सिंथेटिकली नहीं बनाई जा सकती।
ये कभी भी सिंथेटिकली नहीं बनाई जा सकती। इन्हें आप अलग से सोचो कि केमिस्ट्री लैब के अंदर बना लेंगे, तो आप इन्हें लैब के अंदर नहीं बना सकते। ये केवल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जीवित जीवित जंतु के अंदर से ही निकलती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर। और ये एंटीबॉडीज बनती कहाँ पे हैं? ये बनती हैं, देखिए, लिवर बाय आरबीसी, आरबीसी एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं। ब्लड बाय प्लेटलेट्स नहीं, प्लेटलेट खून का थक्का जमाने का काम करती हैं। ब्रेन, ब्रेन में कभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। दूसरे आपके क्या बच्चे? थाइमस बाय लिम्फोसाइट। तो आपके लिम्फोसाइट, देखिए ये थाइमस होता क्या है, आपके जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, आपके जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होते हैं एसिडोफिल, एक होते हैं बेसोफिल, हिंदी में भी इनके यही नाम है। एक होते हैं न्यूट्रोफिल, एक होते हैं मोनोसाइट, और लास्ट और आखिरी पांचवा टाइप जो है वो है आपके लिम्फोसाइट। वो क्या है आपके? लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट कहाँ पे बनते हैं? ये लिम्फोसाइट आपके हार्ट के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर एक ग्रंथि होती है, आपके हार्ट के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे कहा जाता है थाइमस। इस थाइमस के अंदर ये लिम्फोसाइट बनते हैं। टी से थाइमस, इसीलिए इन्हें टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। वो लिम्फोसाइट जो थाइमस में बनते हैं उन्हें टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। और यहीं पे आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि अलग अलग बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं, जो कि अलग अलग बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है। अगले सवाल में आप लोगों से कहा गया है, बताइए प्रॉन्स, प्रॉन क्या होती है? झींगा मछली। झींगा मछली के दिल में कैसा ब्लड होता है? झींगा मछली के दिल में कैसा ब्लड होता है? यानी कि क्या उसके दिल में ब्लड होता ही नहीं है? आपसे पूछ रहा है क्या उसके दिल में ब्लड होता ही नहीं है, या उसके ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन रहित ब्लड है, ऑक्सीजन रहित ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन होता ही नहीं है, या उसके बॉडी में ऑक्सीजन कृत ब्लड है, या मिक्स है, या फिर मिक्स है। यूजुअली जिनके अंदर भी ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, उनके अंदर मिक्स्ड होता है। फिलहाल अगर आप झींगा मछली की बात करोगे तो झींगा मछली में इनके जो गिल्स होते हैं ना, इनके जो गिल्स होते हैं वहीं पे ही आपका ब्लड क्या होता है, गिल्स के अंदर ही आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। ब्लड प्यूरिफाई होने का मतलब क्या है कि वहां से सारी कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड प्यूरिफाई होने का मतलब क्या है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ब्लड के अंदर क्या भर जाती है? ऑक्सीजन। तो गिल्स के बाद, गिल्स से होता हुआ प्रॉन्स के हार्ट में जो ब्लड पहुंचता है उसके पास क्या होता है? उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन कृत यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। तो याद रखिएगा हमारे हार्ट में दोनों है। हमारे हार्ट में क्या है? हमारे हार्ट में एक साइड पे, हमारे हार्ट में एक साइड पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दूसरी साइड पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमारे हार्ट के अंदर दोनों ब्लड होते हैं, लेकिन अगर झींगा मछली के अंदर बात करोगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो ब्लड बट रेस्पायर। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों को बताया था रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। जब खाना जलता है, जब आपका ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन की मदद से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में बनाता है कुछ ऊर्जा। तो इसी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। तो वो कह रहे हैं बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा जंतु है जिसके अंदर रक्त या रुधिर तो नहीं है लेकिन फिर भी श्वसन की क्रिया हो रही है। तो आप क्या बता देंगे? ये पानी में रहने वाला ये जलीय जंतु होता है जिसे कहा जाता है हाइड्रा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हाइड्रा, ठीक है। अगला देखिए, आपसे पूछा गया बताइए लैक्टोज नाम की शुगर, लैक्टोज नाम की शुगर कहाँ पाई जाती है? अंगूर के अंदर, आपसे पूछा जा रहा है लैक्टोज नाम की शुगर कहाँ पाई जाती है? अंगूर के अंदर, दूध के अंदर। यहाँ लाइम का मतलब है आपका नींबू, ठीक है।
नींबू के अंदर या सिरके के अंदर। तो लैक्टोज नाम की शुगर, देखिए शुगर है तो ये तो मीठी होगी। अंगूर, तो अंगूर के अंदर कौन सी शुगर होती है? अंगूर के अंदर होती है ग्लूकोज शुगर, ठीक है। और यही कारण है कि ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है ये। ग्लूकोज को और क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं। मिल्क के अंदर पाई जाती है आपकी लैक्टोज शुगर, और ये लैक्टोज बनी हुई है किसको मिला के? ये बनी है आपकी ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला के, ठीक है। बाकी नींबू के अंदर आप क्या क्या होता है? नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, नींबू मीठा नहीं होता, खट्टा होता है। विनेगर भी, सिरका भी आपका खट्टा होता है, इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एसिटिक एसिड है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? इनमें से आपका कौन सा ऐसा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण करता है? तो आप क्या बता देंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। हाइड्रोजन को और क्या कहा गया है? इसे भविष्य का ईंधन भी कहा गया है, कि भविष्य में जब हमारे पास ये कोयला कोयला सब खत्म हो जाएगा तो हमें फ्यूचर में जो फ्यूल बचेगा वो कौन सा है? सिर्फ हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन आपका उच्च बहुत ही उच्च ऊर्जा वाला ईंधन होता है। इसको बोला जाता है कि हाइड्रोजन की बहुत ही हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है? कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी किसकी यूनिट है? कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि इसकी बहुत हाई एनर्जी वैल्यू है। हाई एनर्जी वैल्यू का मतलब क्या हो गया? 1 किलो हाइड्रोजन जलाइए और 1 किलो कोयला जलाइए, दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी देगा? हाइड्रोजन। इसी को क्या कहा जाता है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अगला आपसे कहा गया है कि बताइए, नियंत्रित परिस्थितियों में जब हम कचरे का जैविक पदार्थों से जैविक अपघटन करवाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कंपोस्टिंग, ठीक है। इनसिनरेशन का मतलब होता है जलाना। इनसिनरेशन के अंदर हम कचरे को जला देते हैं। सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है? इनमें गड्ढों को भर दिया जाता है। इनमें गड्ढों को भरते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब होता है? तो ग्रीन हाउस, दो चीजें होती है, एक होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस का मतलब होता है आपकी एनर्जी का आपके एनवायरनमेंट में ही रह जाना। वरना आमतौर पे क्या होता है, जब सूरज से बहुत सारी किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं तो इनमें से बहुत सारी किरणें, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है? बादलों से टकरा के वापस चली जाती है। केवल 10% हमारे वायुमंडल में रहती है, बाकी पूरी 90% टकरा के क्या होती है? वापस चली जाती है। लेकिन कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि इन ऊर्जा को टकरा के वापस नहीं जाने देती, बल्कि यही हमारे वायुमंडल में अवशोषित करके रख लेती हैं। यही हमारे वायुमंडल के अंदर अवशोषित करके रख लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। उस पृथ्वी के गर्म होने को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये तो परिणाम है, ये तो रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? इसका कॉज क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि ये जो ऊर्जा हमारे वायुमंडल में कुछ गैसेस द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, उसी की वजह से हमारी पृथ्वी गर्म हो गई है। और पृथ्वी के गर्म होने को ही क्या कहा जाता है? पृथ्वी के गर्म होने को ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के गर्म होने को ही क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गर्मी के संरक्षण के लिए ग्रीन हाउस में फसलों की खेती नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का फंसना, ये हो सकता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से सौर ऊर्जा का फंसना नहीं, अर्थ सरफेस में नहीं, एनवायरमेंट में ही आपकी कुछ गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। ये सब क्या करती हैं? ये सब आपकी इन्हीं की वजह से हीट ट्रैप हो जाती है। और अगर कहा जाएगा इंक्रीज ऑफ हीट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन,
तो ये होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। अगर पूछा जाता है निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 4 बता देते। ठीक है, फिर आप ऑप्शन नंबर 4 बता देते। अगला आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इंसेक्ट की खासियत क्या होती है। तो इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, उनके पास 6 टांगे होती हैं, यानी कि उनके पास टांगों के 3 जोड़े होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यानी कि सब्जियां और फल हमारे दैनिक आहार का हिस्सा होना चाहिए। फल और सब्जियां हमारे दैनिक आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वो इनमें से क्या उत्तेजित करता है। पेरिस्टाल्सिस, लार, एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन। देखिए चारों वर्ड्स का मतलब बता देती हूँ आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पेरिस्टाल्सिस, ये मैंने आप लोगों को जब डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था तब भी बताया था। पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है पुश डाउन फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। यानी कि ये जो आपका गला है, ये जो आपका गला है जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। इस ग्रास नली में क्या होता है, इस ग्रास नली के अंदर मसल्स जो हैं, यहाँ की जो मांसपेशियां हैं, यहाँ की जो मांसपेशियां हैं ये संकुचित होती हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ की मांसपेशियां क्या होती हैं, यहाँ की मांसपेशियां संकुचित होती हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और जिसकी वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी यानी कि सिकुड़ेंगी तो खाने को धक्का लगेगा कहाँ, नीचे की तरफ, है ना। अभी एक प्लास्टिक की बोतल आप लीजिए और उसको जोर से हाथ से दबा दीजिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बोतल का सारा पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही गला होता है, जब आप गला दबा देंगे तो गले में जो भी खाना था वो सारा धक्का लग के कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल का कोई रोल नहीं है, ये तो गले की उनके ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर डिपेंड करता है ना। सलाइवेशन यानी कि आपका लार निकलना, ये लार निकलना आपकी लार ग्रंथियों की वजह से होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से होता है। इसमें भी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कोई काम नहीं है। एक्सक्रीशन में है, उत्सर्जन में है। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पास होते हैं बहुत सारे फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर जो कि मल बनाने में सहायता करते हैं। जितना भी आपका सुबह वेस्ट निकलता है ना पेट में से, सॉलिड वेस्ट जो है, ये सारा मल बनाने में अगर पूछा जाए कि सहायता कौन करता है तो वो आप बता दोगे कौन करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मौजूद फाइबर। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको सलाद खाने को कहा जाता है। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा यानी कि कब्ज की दिक्कत होगी ना, तो देखना आपको डॉक्टर कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सलाद खाइए, क्योंकि सलाद खाने से क्या होगा, सलाद में होता है फाइबर और फाइबर से आपका मल बनेगा और पेट आपका साफ हो जाएगा। ठीक है। रेस्पिरेशन आपका कहाँ होता है, रेस्पिरेशन आपका सेल्स के अंदर होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है। अगला आपसे पूछा जा रहा है जो कीटाणुनाशक पौधे होते हैं, कीटाणुनाशक पौधों में मिट्टी की कमी में, मतलब किस चीज के, जहां वो ग्रो करते हैं वहां की सॉइल में, जहां पे भी आपके कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं, पैदा होते हैं, वहां की मिट्टी के अंदर इनमें से किन चीजों की कमी हो जाती है, वहां की मिट्टी में इनमें से किन चीजों की कमी हो जाती है, तो आप बताएंगे किस चीज की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की। और उस नाइट्रोजन की कमी को फिर पूरा करने के लिए राइजोबियम, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं, ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करते हैं, जो कि यहाँ पे इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है। अगला पूछा जा रहा है कि बताइए व्यावसायिक रूप पे जब हम कोयले से ऊर्जा उत्पादित करते हैं तो वो कौन सी ऊर्जा होती है, कोयले में से निकलने वाली ऊर्जा कौन सी होती है, प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या क्षितिज ऊर्जा। ये तो सबको ही पता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है कि बताइए हम पृथ्वी का हमेशा
एक ही चेहरा देखते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि रोटेशन और रेवोल्यूशन का समय बराबर है। पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने का और अपने ही अक्ष पे घूमने का जो उसका समय है वो क्या है? वो बराबर है। अगला आप लोगों से पूछा गया कि ज्यादातर अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पे जो पाइप होती हैं, जो पानी की पाइपें होती हैं, वो पानी की पाइप सर्दियों में फट जाती हैं। उन पानी की पाइपों का सर्दियों में फटने का कारण क्या है? कि पाइप जिस सामग्री की बनी हुई थी वो आप लोगों की क्या हुई? वो सर्दियों में सिकुड़ गई और टूट गई। या दूसरा आपसे कह रहा है कि पाइप के अंदर का पानी जो था वो जम गया, और पानी जमने के बाद क्या होता है? फैलता है, जिसकी वजह से वो पाइप टूट गई। या उसके ऊपर जो सर्दियों में ओस पड़ रही थी उसकी वजह से उस पाइप के ऊपर जंग लगा और वो कमजोर होकर टूट गई, या उनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होता है? सर्दियों में पाइपों के अंदर पानी जम जाता है। सर्दियों में पाइप के अंदर क्या होता है? पानी जम जाता है, और जमने के बाद वो पानी क्या होता है? वो फैलता है। वो फैलता है, जिसके कारण क्या है? ये पाइपें जो है वो फट जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपसे अगला सवाल कह रहा है, एक पैराशूट जो है उसी हाइट से आप पैराशूट नीचे गिरिए और उसी हाइट से आप एक पत्थर नीचे गिरिए, तो आप देखेंगे पत्थर सीधा सीधा नीचे आ जाता है, जबकि ऐसा पैराशूट के साथ में नहीं होता है। वो पूछ रहा है ऐसा किस कारण से है? तो उसका कारण ये है कि पत्थर में वजन ज्यादा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम कर रहा था। और हो सकता है कि वो नीचे की तरफ लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिरोध करता और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाता, लेकिन उसका सरफेस एरिया क्या है? एक पत्थर का सरफेस एरिया यानी कि उसका जो ऊपर का पूरा एरिया है, जो क्षेत्रफल है सतह का, वो बहुत ही कम है। और जबकि पैराशूट का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से उसमें बार बार और लगातार रेजिस्टेंस लगता रहता है और वो पैराशूट नीचे आके धम से गिर जाता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी? इनमें से कह रहा है कि बताइए ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए आप भी जानते हैं थर्मोमीटर क्या बताता है? थर्मोमीटर टेम्परेचर यानी कि तापमान बताता है। ये भी थर्मोमीटर है, ये भी टेम्परेचर ही बताएगा। एनीमोमीटर क्या बताता है? विंड के बारे में बताता है, हवा के बारे में बताता है। तो आंसर क्या होगा आपका? स्लिंग साइक्रोमीटर। स्लिंग साइक्रोमीटर ये एक तरीके का हाइग्रोमीटर है। और हाइग्रोमीटर क्या होते हैं? जो ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, आर्द्रता बताते हैं। अगला देखिए, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा लैंप लगा हुआ होता है? तो आप बताएंगे पैराबोलिक लैंप लगा हुआ होता है। कौन सा मिरर लगा हुआ होता है? पैराबोलिक कॉनकेव लगा हुआ होता है। अगला आपसे पूछ रहा है कि चाहे स्विमिंग पूल का पानी हो या आप घर में भी एक कटोरी के अंदर या एक टब के अंदर पानी भर के वहां पे एक सिक्का डाल दीजिए। वहां पे कटोरी में पानी भर के या टब के अंदर पानी भर के एक सिक्का डाल दीजिए, या आप अपने घर से नीचे जाके स्विमिंग पूल में देखिए, तो वहां आप देखेंगे कि आपको पानी की गहराई बहुत ही कम लग रही होगी। ऐसा लगेगा अरे ये तो ज्यादा गहरा है ही नहीं। पर जब वाकई में आप पानी में उतरेंगे ना, तो आप देखेंगे उसकी जो गहराई थी वो काफी काफी ज्यादा थी। तो ऐसा क्यों होता है? आपसे पूछा गया लाइट के किस गुण के कारण आपको ये स्विमिंग पूल की जो गहराई है ये कम नजर आती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रिफ्रैक्शन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो पानी का जाना है, रिफ्रैक्शन। अगला आपसे पूछा गया है कि एक आदमी है जो कि सूरज की रोशनी से एकदम से एक अंधेरे कमरे में आ गया, और जब आप एकदम से अंधेरे कमरे में आते ना तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद आपको धीरे धीरे हल्का हल्का दिखाई देने लगेगा, आपको ये समझ में आने लगेगा कि बेड कहाँ है, अलमारी कहाँ है। इतना क्लियर तो नहीं नजर आएगा कि भाई बिल्कुल ही आप ये बता दो कि कौन कमरे में है, किसका चेहरा है, इतना क्लियर नहीं दिखता। पर ये दिख जाता है कि हाँ एक आदमी है, एक खिड़की मतलब यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे अलमारी है, इतना दिखने लगता है। वो क्यों होता है? इतना टाइम क्यों लगता है? बीच में अंधेरे कमरे में आए तो एकदम से आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? टाइम क्यों लगा देखने में?
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज आइरिस इज अनेबल टू डायलेट प्यूपिल इमीडिएटली। आइरिस डायलेट का मतलब होता है उसको खोलना। प्यूपिल होता है बीच का जो गैप है। ये पुतली क्या है? जो बीच का गैप है जहां से आपकी लाइट एंटर करती है। इसके ऊपर आइरिस लगा हुआ होता है। ये आइरिस इसको बड़ा करने का काम करता है। तो ये आइरिस एकदम से बड़ा नहीं कर पाता कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपके आंखों के अंदर एंटर कर सके। तो वो जो आइरिस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम आपको लगता है कि आप अंधेरे कमरे में आके कुछ देख सके। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन बैटरी? ये तो कई बार आप लोगों ने कर लिया है। अब इसका बार बार आंसर अगर आप लोग को अब भी याद नहीं हुआ है तो बहुत समस्या की बात है, क्योंकि बैटरी के अंदर मैं बार बार बता चुकी हूँ एक ही एसिड यूज होता है, और वो कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। और यही कारण है कि इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है, या इसे आप और क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को अम्ल का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड्स। या फिर आप इसे और किस नाम से जानते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल। अगला बताइए, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज? हमारे एयर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो हमारे एयर में सबसे अधिक 78% आपकी क्या मौजूद है? नाइट्रोजन। आपके एटमॉस्फेयर में 78% क्या है? 78% है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि बताइए, ये मैंने अभी पिछली क्लास में जब फिजिक्स के आप लोगों के फोर्सेस पढ़ाए थे, तब भी आप लोगों को बताया था कि दूध में से जब मलाई अलग करनी होती है, दूध में से जब मलाई अलग करनी होती है, तो उसके लिए आपका कौन सा फोर्स काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। अगला आपसे पूछा गया रस्टिंग कैसा रिएक्शन है? तो रस्टिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें जो आपका आयरन है वो एयर यानी कि ऑक्सीजन, वाटर मॉइस्चर नमी, है ना, यानी कि H2O, इनके कांटेक्ट में आने के बाद आपका जो आयरन है ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपकी रस्टिंग होती है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन की क्रिया। चलिए, अगला आपसे पूछ रहा है जर्मन सिल्वर इनमें से किसका वो है? जर्मन सिल्वर इनमें से किसका एलॉय है? तो जर्मन सिल्वर भले ही नाम सिल्वर है, लेकिन इसके अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता है। इसके अंदर कॉपर, जिंक और निकल पाया जाता है। जर्मन सिल्वर के अंदर क्या पाया जाता है? जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर, निकल और जिंक पाया जाता है। अगला पूछा जा रहा है कि सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड कितने कैरेट की होती है? तो 24 कैरेट की सबसे प्योर गोल्ड होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा प्योर है कि फिर उससे जेवर बन ही नहीं पाते, क्योंकि मैंने आपको बताया था गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल, है ना। मोस्ट मेलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल, वो सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धीय है ना। तो इतनी आघातवर्धीय, इतनी पतली, इतनी हल्की होती है सोना कि प्योर सोने से अगर कुछ भी बनाओगे तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। इसीलिए उसके अंदर कॉपर मिलाया जाता है। अगला, पेट्रोलियम के अंदर क्या पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के अंदर आपके हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है ये पेट्रोलियम।
अगला पूछ रहा है धातुओं की जो चमक है। चलिए यहाँ देखते हैं आप लोग कितना आंसर दे पाते हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए धातुओं की जो चमक है वो इनमें से किसकी वजह से होती है। धातुओं की चमक किसके कारण होती है? चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। 52% लोगों ने कई सही जवाब दिया है फिर भी, यानी कि आधी क्लास को पता है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखिएगा जब भी चमक की बात की जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, अगला आपसे पूछ रहे हैं इनमें से बताइए धातुओं को घोलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का या एक्वा रिजिया का। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एक्वा रेजिया, जिसके अंदर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है और नाइट्रिक एसिड भी होता है, और इनका रेशियो कितना होता है? 3:1। यानी कि आप 75% हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर 25% नाइट्रिक एसिड घोल दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा क्या? एक्वा रेजिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इमल्शन पूछ रहा है। इमल्शन एक कोलॉइड है और आपसे पूछा जा रहा है वो किसके अंदर, इमल्शन बनाने के लिए किसके अंदर क्या घोला जाता है? बताइए। एक तरल पदार्थ में गैस घोली जाती है, तरल में तरल पदार्थ घोला जाता है, या गैस में तरल पदार्थ घोला जाता है, या ठोस में गैस घोली जाती है। चलिए एक बार आपसे पूछ लेते हैं फिर देखते हैं। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया। जल्दी से पोल के अंदर आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, 50% बच्चों ने सही आंसर दिया। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लिक्विड इन लिक्विड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिक्विड इन लिक्विड, या लिक्विड इन गैस भी हो सकता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फोटोसिंथेसिस, इसका आंसर भी आप लोग पहले देंगे। बताइए फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? प्रकाश संश्लेषण।
मैंने क्या आंसर लगाया, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। उसी के अंदर आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल के अंदर ही आपकी सारी सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। और याद रखिएगा कि अगर क्लोरोफिल की बात की जाएगी तो आपका क्लोरोफिल दो ही कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, या तो रेड कलर की या ब्लू कलर की। दो ही कलर की, रेड कलर या ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसी से फोटोसिंथेसिस होता है। इन्हीं दो कलर की लाइटों को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलिए। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को आपका ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। न्यूक्लियस को आपकी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है ना, ब्रेन ऑफ द सेल। राइबोसोम्स क्या है? यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अगला देखिए, डैश इज द सेल ऑर्गेनल इन विच बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन अकर। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। अभी बताया था कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसे पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, कई बार बताया हुआ क्वेश्चन है कि ह्यूमन यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। और अगर पूछा जाएगा इसकी स्मेल किसकी वजह से होती है, तो इसकी स्मेल होती है किसकी वजह से? अमोनिया की वजह से। किसकी वजह से होती है? अमोनिया की वजह से। अगला आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये जो पत्ते मुरझा मुरझा के झड़ते हैं वो किस कारण से होता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन के कारण, या श्वसन के कारण। तो आप क्या बताएंगे? ये होता है किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है क्या है? लॉस ऑफ वाटर। और जब पानी की ज्यादा एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है तो पत्ता सूख जाता है और मुरझा के नीचे झड़ जाता है। अगला आपसे पूछा है बोविडे ओविस किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये एक शीप का यानी कि भेड़ का साइंटिफिक नेम है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए लिवर यानी कि यकृत में से इनमें से क्या स्रावित होता है? आप लोग बताइए क्या स्रावित होता है लिवर के अंदर से? बताइए लिवर यानी कि यकृत में से निम्न में से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? ग्लूकोज, आयोडीन, कोर्टिसोल, या बाइल यानी कि पित्त। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बाइल। लिवर में से क्या निकलता है? बाइल निकलता है। और यही लिवर आपका क्या है? यही लिवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछा जा रहा है, ये ऑलरेडी मैं प्लांट डिवीजन करवा चुकी हूँ, प्लांट डिवीजन में करवा चुकी हूँ। ये किसका पार्ट होता है? ये टेरिडोफाइटा है। ये क्या है? ये टेरिडोफाइटा है। अगला आपसे पूछा जा रहा है एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी? ये आप लोग मुझे बताइए। पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंगस में से, पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंगस में से पेनिसिलिन नाम का कंपाउंड अलग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने
जो पहली एंटीबायोटिक थी उसका नाम था पेनिसिलिन। पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पहली एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंगस में से इसको निकाला गया था। और जहां पे भी पेनिसिलिन मौजूद होता है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इनमें से कौन सा विटामिन बनाते हैं? एक बार आप लोग मुझे बताइए। मैंने तो आपको आंसर ही बता दिया। देखते हैं फिर भी कितने लोगों ने ध्यान दिया। बताइए इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इनमें से क्या बनाते हैं? विटामिन के, प्रोटीन, फैट या विटामिन डी? चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंटेस्टाइन के अंदर बनता है हमारा विटामिन के। तो मेजॉरिटी, अच्छा अभी तो बहुत कम बच्चों ने बताया। बच्चे देखिए, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत का क्या बनता है? छोटी आंत में आपका विटामिन के बनता है, ठीक है। विटामिन डी आपका बोन्स के अंदर बनता है, बोन्स के अंदर, ठीक है। और विटामिन डी जो है वो सूर्य की रोशनी में ही बनता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। इसीलिए इसको और क्या कहते हैं? इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और ये इकलौता ऐसा विटामिन है जो कि आपके हार्मोन की तरह काम करता है। इकलौता ऐसा विटामिन है जो कि किसकी तरह काम करता है? हार्मोन की तरह, ठीक है। अगला बताइए, प्लांट्स की फिजिकल फॉर्म, उनकी भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना के अंदर अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, पोल पता नहीं क्यों शुरू हो ही नहीं पा रहा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फाइटोमॉर्फोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फाइटोमॉर्फोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला आपसे पूछ रहे किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स। एक किडनी के अंदर लगभग 1 से 2 बिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी के अंदर 1 से 2 बिलियन नेफ्रॉन होते हैं। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है आपका सेरिब्रम। एक्सिलरी बर्ड क्या होती हैं? जो कि आपके एक्सियल एक्सिल ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगला आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन से वायरल डिजीज है? तो वायरल आप लोगों का हो गया पोलियो। फादर ऑफ बॉटनी किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्हीं थियोफ्रेस्टस ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। इन्होंने ये किताब लिखी थी और इसी के अंदर उन्होंने सबके बारे में बता रखा है। सॉरी, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। एनिमिलिया तो एरिस्टोटल अरस्तु ने लिखी थी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम लिखा था। बायोलॉजी शब्द की खोज किसने की थी? तो वो लेमार्क और ट्रिविनियस ने की थी। फादर ऑफ जूलॉजी भी किसको कहते हैं? अरस्तु को ही कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? हिपोक्रेट्स को कहते हैं।
इन्होंने ही वो शपथ भी दी थी जो सारे मेडिकल जो डॉक्टर बनते हैं वो लेते हैं। बायोलॉजी शब्द जो है ये एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। अभी बताया था हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम जो है ये थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी। एरिस्टोटल को इनमें से क्या नहीं कहा जाता है? एरिस्टोटल को फादर ऑफ बॉटनी नहीं कहा जाता है। बाकी फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी है, जूलॉजी भी है और बायोलॉजी भी है। हिस्टोरी ऑफ एनिमेलियम अरस्तू ने लिखी थी। लिविंग बींग्स की स्टडी को बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मेडिकल ग्रेजुएट यानी कि डॉक्टर जो शपथ लेते हैं वो हिपोक्रेट ने दी थी, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा गया है, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइए, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर यानी कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम जीवित वस्तु और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है इकोलॉजी। उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, जिसके अंदर आप फ्लावरिंग प्लांट्स के कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं उसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लावर्स की स्टडी को कहा जाता है एंथोलॉजी। प्लायो बॉटनी, प्लायो का मतलब हो गया फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो बॉटनी का मतलब हो गया प्लांट। वैसे भी आप यहाँ से लगा सकते थे, जब प्लांट फॉसिल के बारे में पढ़ते हैं तो उसे पेलेंटियो बॉटनी कहते हैं। सिल्वीकल्चर इज द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, उसको हम कहते हैं एग्रोनॉमी। जब फसलों के बारे में पढ़ते हो तो उसे कहा जाता है एग्रोनॉमी। कैरेट का ऑरेंज कलर या गाय के दूध का पीला रंग वो होता है सारा कैरोटीन की वजह से। प्रोथ्रोम्बिन जो कि आपके खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है वो ब्लड प्लेटलेट द्वारा बनते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मूसले ने दिया था। लेकिन अगर फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाए, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के जनक पूछा जाए तो आप किसको बताएंगे? मेंडलीव को बताएंगे। लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया है। Which one of the following father periodic table किसने दिया था? अभी अभी बताया किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था। कर्ड क्यों खट्टी होती है? उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इनमें से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है? तो वो आ जाएगा आपके नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि प्राकृतिक रूप में जल का सबसे शुद्ध रूप किसे बताया गया है? रेन वाटर को। ठीक है, तो यही आपके आज 70-75 क्वेश्चंस की रिवीजन थी। ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई कीजिए। टीआरई वाले चिंता मत कीजिए, टीआरई वालों का बैच कंटिन्यू होगा और आप लोगों की फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूरी की पूरी वहां पे करवाई जाएगी। ठीक है, फिलहाल जो सीजीएल वाले हैं वो आज केवल अपनी रिवीजन पे ध्यान दीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िएगा। जितना पढ़ लिया है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। ठीक है, बाकी कल शाम को मिलेंगे पेपर होने के बाद पेपर एनालिसिस में। कल शाम को आपकी, मेरी और पूरी टीम की मुलाकात होगी पेपर एनालिसिस के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहूंगी। अपनी तैयारी पूरे जोरों शोरों से कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ की जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उसमें से पढ़ के अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, या अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहां बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के सभी लोगों को अलविदा। धन्यवाद दोस्तों।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगले 2-3 मिनट में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। हेलो आरती कुमारी, बताओ क्या पूछना है। पीडीएफ ये वाला अभी जो हमने काम किया है, ये वाला पीडीएफ चाहिए। इसको मैं अभी भेज देती हूँ, अभी ही कर देती हूँ, इसी क्लास में ही कर देती हूँ, रुक जाओ। डेस्कटॉप सेव। ये जो आंसर्स के साथ सारा पीडीएफ है ये मैंने भेज दिया है, आप लोगों को अभी मिल जाएगा। हाँ मोहम्मद शैफुल्ला, रुक जाओ। अभी जितना भी मैंने किया है ना आंसर्स के साथ, वो पीडीएफ आप लोगों के ऊपर आ चुकी है। आप लोग चाहो तो आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे ऊपर आप लोगों को अब वो पीडीएफ दिख रही होगी, वो पीडीएफ आप लोग अब डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अब आपकी थ्योरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ फटाफट से आप लोग डाउनलोड कर दीजिए, तो फिर उसके बाद में सेशन को एंड कर दूंगी। नहीं नीति, कल नहीं हुई थी। आरती कुमारी, अभी अब मैं जाके देखो, ये बैच तुम्हारा सीजल वाला कंप्लीट हो गया है ना, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब किया हुआ है ही वाईटी का, आप लोगों को आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। हाँ विभा, होगी, क्लास होगी। मंडे को नहीं होगी, ट्यूसडे से होगी, ट्यूसडे से होगी विभा, क्लास ट्यूसडे से होगी, ठीक है। अब आपकी सारी क्लासेस ट्यूसडे से होंगी, वाईटी पे भी और पेड में भी। टाइम 11 बजे का ही होगा। बाकी टाइम का एक बार अभी कल मैं ऑफिस जाऊंगी, वहां जाके आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी। हाँ नीति, आप लोगों के लिए भी काम आएंगे। हाँ जैफ मैं ही करवाऊंगी, मैं ही करवाऊंगी, जैफ मैं ही करवाऊंगी, ठीक है। बाकी कल जब हम एनालिसिस करेंगे शाम को वाईटी पे, तो सारी टाइमिंग आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ट्यूसडे से अब आप लोगों की रेगुलर क्लास होगी विदाउट एनी लीव। मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो चुके होंगे, तो अब आप लोग की रेगुलर क्लास ट्यूसडे से होगी स्टूडियो से, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के बैच में मिलते हैं, टीआरई वालों के बैच में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। वाईटी का टाइम आप लोगों को कल 6 बजे शाम को पता लग जाएगा, ठीक है। आप लोगों को शाम को 6 बजे पता लग जाएगा। ओके, गुड लक एवरीवन। हाँ नीति, मैं ही करवाऊंगी, मैं ही करवाऊंगी नीति निहारिका, साइंस में ही करवाऊंगी, ठीक है। चलिए ओके बच्चे, बाय।